नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और आज हमारे साथ हैं केवी पंडित जी। केवी पंडित जी के बारे में मैं क्या कहूं, ये हरियाणा के सबसे पुराने पत्रकारों में से एक हैं और पंडित जी ने हरियाणा के बहुत सारे मुख्यमंत्रियों को देखा है, उनके राजकाज को देखा है, उनकी खिंचाई भी की है और पंडित जी की महिमा अपरंपार है। सबसे पहले तो रोहतक में आपका स्वागत है आज। धन्यवाद। और आपने तो उस मुख्यमंत्री के साथ भी काम किया है जिसके कमरे में लोग जाते हुए डरते थे। कौन थे वो मुख्यमंत्री? चौधरी बंसीलाल जी। तो कैसे जुड़ा हो गया उनसे आपका? हुआ ये, वो शाह कमीशन में केस चल रहे थे, तो बंसीलाल जी के खिलाफ भी शाह कमीशन में केस थे। तो उस समय में बनारस दास गुप्ता ने एक कहानी कही थी। अब जो बंसीलाल जी मुझे कहते थे, बनारस दास गुप्ता इनके यार थे, आपस में बहुत नज़दीक के लोग थे। और जब गाय मेरे पास है ना, बाछड़ा मेरे पास है, तो गाय कहाँ जाएगी? ये बड़ा फेमस छपा था, सब अखबारों में छपा। और जो उस समय जब ये एफिडेविट देते थे तो एफिडेविट को भी न्यूज़ बन जाती थी, तो वो भी दिया गया। एक दिन सुरेंद्र सिंह जी आए, केवी पंडित कौन है? मैं बोला जी मैं हूँ। बोला बाबूजी ने याद करा। मैं कहा बाबूजी कौन? बोला चौधरी बंसीलाल जी। बोला हम बाबूजी कहते हैं उनको सब। चलो वेलन को। बोला आप खाने पे कब आओगे? मैं कहा भाई ऐसा है, मैं तो अकेला रहता हूँ, नहीं तो फिर इधर उधर खाता हूँ कैंटीन वैंटीन में या होटल में। तो बोला आज शाम में आ जाओ। बोला मेरे पे तो गाड़ी नहीं, मैं तो पैदल चलनी आदमी हूँ। मैंने हरियाणा पत्रकार संघ के अध्यक्ष रूम में 5-7 बार सारा हरियाणा छान करा बसों में, एक थैला, और बसों में बैठ कर आगे फ़ोन कर दिया, अभी ले लेना बस अड्डे से। जोड़े वाले बाबा जी। हाँ। तो वो दौर भी देखा था। मैं बोला जी, मैं कहा जी मेरे पे तो कुछ नहीं। सुरेंद्र ने बोला मैं आ जाऊँगा, नीचे रिसेप्शन पे फ़ोन कर देना। मैं नीचे में आ गया। चौधरी बंसीलाल जी बैठे, बोले भी कहाँ का? मैं कहा जी मैं झज्जर का हूँ। अच्छा। तो चौधरी बंसीलाल जी की जो छोटी बेटी है, राजेंद्र चहार की लड़की, वो वाइफ सुनीता है नाम उसका, वो भी वकील है पेशे से। तो उन्होंने बोले चौधरी मनफूल सिंह को जानते हो? मैं कहा हाँ जी, आना जाना मेरा तो ठीक है। फिर वो बोले तू कहाँ रहता? मैं कहा मैं किराए के मकान में। रोटी कहाँ बनाता? मैं कहा होटल पे खाऊँ, शादी तो हो नहीं रही मेरी। मैं बोले फिर तो यहीं रहने लग जा। पहले तो मेरे को अटपटा लगा। खैर वो पंडित श्री राम शर्मा जी मेरे गुरु थे। मैंने इनको फ़ोन किया, अगर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ बड़ी ज़रूरी काम से। उन्होंने बोला आ जाओ। तो उस समय मैं गया तो श्री राम शर्मा ने कहा देखो बड़े आदमी के यहाँ रहने के लिए 3 कमजोरी नहीं होनी चाहिए। मगर क्या? एक तो लंगोट का सच्चा हो, एक हाथ का झूठा नहीं, बेईमान नहीं, और जुबान का मीठा हो। तो सारे घर अपने, अगर ये कमी है तो घर वाले भी जूत मारे। मैंने धार लिया ये, क्योंकि मैं तो ऐसे घर से था, और मेरी कोई सिफारिश नहीं, मेरा बहुत बड़ा नाम नहीं, मेरे पिताजी दाल रोटी वाले आदमी, और बहुत बड़े स्कूल कॉलेज में भी नहीं पढ़ा, नेहरू कॉलेज में पास हुआ मेरी डिग्री। तो पढ़ाई में भी मैं कहूँ बहुत होशियार हूँ, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक ठाक था, काम चलाऊ काम था। तो मैं ये मन संकल्प करके मैंने माँ से डिस्कस किया, मेरे माँ बाप से। बोले देख भाई बड़े आदमी के यहाँ घर में रहना आसान है, वहाँ सबका दिल जीतना बड़ा मुश्किल है। तो देख ले तेरे में क्षमता हो तो रह जियो भाई, नहीं तो फिर कोई कमी पाई तो फिर भाई बड़े आदमी वाला छोड़ता नहीं है, फिर बकसता नहीं है, और जितनी बड़ी कमी हो उतनी बड़ी सजा भी दे देते हो। तो मन में एक डर भी, माँ ने सावधानी बरतने के लिए कहा माँ ने, तो फिर मन में एक हिचक। खैर वहाँ रहने लग गए। तो वहाँ पता चला चौधरी बंसीलाल का बहुत बड़ा परिवार है, 4 भाई हैं। बंसीलाल जी के 4 बहनें हैं और 4 लड़कियाँ। अच्छा, इतना बड़ा। कौन से साल की बात? ये मेरे ख्याल में होगी, तो क्या बताऊँ, शाह कमीशन चल रहा था, डेट मेरे याद नहीं पड़ रही। इमरजेंसी के बाद? इमरजेंसी के बाद का केस, जनता रूल में। तो इतना बड़ा परिवार था, मैंने समझ लिया भाई ये सारा सबसे मिलानी पड़ेगी, सब अलग अलग परिवार के लोग। फिर धीरे धीरे संपर्क हो गया। और जो बंसीलाल को जो मैंने समझा वो ये था कि वो बादाम की तरह थे, ऊपर से सख्त है, जो अंदर चला गया उसको गिरी मिलती। तो हमने ये समझ लिया भी आदमी तो सख्त है, लेकिन सख्त है अंदर से नरम है।
तो हमने तो पत्रकार भी थे, कुछ सलाहकार भी हमारे थे, तो हमने समझा भी, बोला दिल जीतना पड़ेगा। असली जंगें कहीं बनानी हो तो दिल जीतो उनका, अगर ये आप में क्षमता नहीं है तो वो खत्म। और जब आप पॉलिटिकल फैमिली में जाते हो, एक ही परिवार में कई तरह के विचार के लोग हैं, उनको समझ लो बस। आपने इधर से उधर कुछ नहीं करना, अगर झगड़े में पड़ गए तो आपका खेल खत्म। ए नुकसान नहीं पहुंचाओगे, बी पहुंचाएगा, बी नहीं तो सी पहुंचाएगा। आप दलदल में फंस जाओ, पढ़ो मत इसमें। तो मेरा ये था, वहाँ किसी के चक्कर में पड़ना नहीं, सुन ली सबकी। और श्री राम शर्मा जी ये कह करते कि भाई जब बहुत बड़ी ज़बरदस्त दिल में पचानी हो बात, आके सो जाओ। सो जाओ तो फिर आदमी वो जो गर्मी है बात फेंकने की, वो दब जाती, दब कम हो जाएगी। तो हमने ये सीख ली थी, कोई बात खास हो तो ये कान में ये सुनी, ये नहीं। बड़े आदमी के साथ जुड़े हो, बड़ी बड़ी बात भी डिस्कस हो जाती है। तो आप अगर आप विश्वास कायम रखना चाहते हो तो आपको अपना हाजमा भी ठीक मिलना पड़ेगा। दूसरे ऐसे आदमी को मत रखो जो आपको इस जंगल में, जिस जगह पहुँचे हो उस जगह से आपको डिगा दे। तो हमने ये सावधानी बरती, हमने किसी के झमेले नहीं पड़े, किसी के लोभ में नहीं पड़े। हमने ये था भी इस घर में जगह बनानी है। हम तो गांव के आदमी थे यार, साधारण परिवार से थे। हमारे लिए तो बड़ी चीज़ ये थी कि बड़े आदमी के नाम सुन के, अच्छा मैं तो, मुझे तो साधारण सी बात लगती थी, बाहर सुनते थे लोग कहते बहुत बड़ा काम हो गया और ऐसे घर में कैसे रहने लग गया। तो मुझे भी लगा कुछ ठीक ही चल रहा है, खास बात है। मतलब एक कॉन्फिडेंस जनता, साधारण परिवार का आदमी जब बड़ी जगह जुड़ता है तो उसमें आत्मविश्वास जब पैदा होता है, जब वो दिल जीत लेता, वरना नहीं हो पाता, डर रहता, टेरर रहता। और फिर ऐसा टाइम भी देखा हमने भी, जैसे बाबूजी बैठे हुए हैं, किस मूड में बैठे हैं, सुरेंद्र ये पूछे करता आके अभी बाबूजी का मूड कैसा है, बात करने के लिए, बात करने। मौका बड़ा ठीक है, और अंदर जाए बात करके आई, ठीक लगी तो उन्होंने हाँ भर ली, नहीं भरी तो ना कर दी। दोनों चीज़ साथ ही साथ करते थे। मतलब नो कह कर तुरंत निर्णय लेते थे। वो उनमें जो क्षमता थी वो कमाल था। किसी को ना कहना तो ना, हाँ कहना तो ना, लटका उठको कुछ नहीं करते। ऐसे पब्लिक में जाते थे, मैंने देखा उनको पर्ची दे दिया उसने हाथ में, जैसे ये काम है मेरा, जो करना डेर बाकी ले जाए अपनी पर्ची। कूड़ा करकट नहीं रखते थे अपने काम के आदमी, और जो दे दिया वो काम हो। उनका एक स्टाइल और लगा जो मुझे आज किसी चीफ मिनिस्टर में नहीं है, वो ये है, रात को डीसी को अपने यहाँ सिरहाने फाइल और रहनी पड़ी थी, डायरी। और बंसीलाल जी पूछते जैसे 12 बजे के बाद बंसीलाल का फोन आएगा, भाई ये डी साहब ये काम होना था। 2-3 बार तो टोकते थे, फिर 2-3 बार मतलब भाई डी साहब पसंद नहीं आया तेरा काम, सुबह तू सेक्रेटरीट में जो ज्वाइन नहीं कर लियो, तेरा वायरलेस पे तेरा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। रात में कर देते ट्रांसफर में। हाँ तो ये उनका स्टाइल ऑफ फंस था, इसलिए टेरर था उसके काम का। और लोग ये समझते थे। एक बार मैं जो बंसीलाल जी जा रहे और सोनीपत गाड़ी रुक गई इनकी, पुल बना नहीं था जब, गाड़ी ट्रेन का टाइम था, गाड़ी रुक गई फाटक पे। हाँ, डीसी को बुलाया, भाई डीसी ये बता यहाँ और कौन सा रहता है, ट्रेन का ऊपर तो तय बना नहीं सकता, नीचे से बना दे। तो आज वो पुल रेल के पटरियों को नीचे से जा रहा रास्ता, आज भी है वो रास्ता। तो वो नई बात होया करती भारत में, नीचे से पुल हाँ है ना? वो बोला अगले महीने आऊँगा, बना चाहिए। अच्छा डीसी मेरा अगले महीने की याद आ गई, इसका तो यहाँ आ ही जाएगा, ऐसा ही है। तो वो जो चेकिंग का उनका तरीका था, वो तरीका वही उनकी ताकत थी और वही उनका डर था। बहुत सौ ने उनको उसी इस कड़क के कारण उनको तानाशाह तक कहा। जो विरोधी तो तानाशाही कहते थे, अफसर जो रगड़ा गया तो तानाशाही कहेगा, वो कहेगा जी मेरा तो कर दिए। और वो लोग क्या करते भाई, अंग्रेजों के ज़माने में 5% बेईमानी तो खपती थी, इससे ज़्यादा करते तो रगड़ दो उनको। तो उन्होंने रगड़ा भी लोगों को जो फंस गए। आज भी उनके किए हुए काम है, मेरा याद पड़ता है, आज भी जो काम है वो ये साबित करेंगे कि मजबूत है। उनमें काम में अच्छा मटेरियल लगा है। अब वो चेकिंग करने की क्षमता तो है ही नहीं किसी में। और चीफ मिनिस्टर या तो 2 तरह के चीफ मिनिस्टर हो गए आज के ज़माने में, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का भी। अगर एक तो ये है जिन्होंने कमीशन चाहिए, साइंटिफिक करप्शन कहते हैं इसको। अच्छा, जो ब्यूरोक्रेसी से मिल के पैसे खाते हैं। तो वैसे चीफ मिनिस्टर चल रहे हैं आजकल, ब्यूरोक्रेसी माला माल है, वो भी माल, क्योंकि उन्होंने कुछ करने की जरूरत नहीं। धन से कोई लोभ नहीं था ना, मुझे नहीं लगा कोई अट्रैक्शन लगा। कोई ऐसा आदमी आया हो, आता तो मार पे कोई मार से आना तो आना, मार से भी दे जाता, आया ही नहीं, डरे करते, टेरर था उसका। एक बार ये पैसा का टाइम आया तो सोम सेठी आ गया। सोम सेठी अवतार सिंह भड़ाने जैसा माइनिंग में
कमाया करता बजरी खानों में। अब तो डेथ होगी उसकी, लेकिन वो ऐसा आदमी था जिसके चौधरी भजनलाल के यहाँ तो पार्टनरशिप थी, और बंसीलाल जी पावर में आ गए। तो सोम सेठी यहाँ चक्कर काटता, बोले किसकी बात करूँ किसकी बात करूँ, फलाना करूँ। आखिरी में उसने मेरा लग गया भी जो कुछ करता धरता सुरेंद्र। तो उससे सुरेंद्र ने अंडरस्टैंडिंग होगी उसकी। फिर चौटाला आ गया। तो चौटाला आ गया तो मैं वहाँ गया हरियाणा भवन में। मैं ऊपर से नीचे आ रहा सीढ़ियों से, और सोम सेठी हाँ ऊपर से नीचे आ रहा, मैं ऊपर जा रहा। सोम सेठी मिल गया। मैंने सोम सेठी जी नमस्कार। मैं कहा मैंने आपसे बात करनी है। उन्होंने बोला पंडित जी काम है मुझे। वो काम कुम नहीं, मैं पैसे नहीं चाहिए तेरे से, मैं बात करनी है। वो खड़ा हो गया, वो कहा नीचे आ जा। नीचे आ गया। मैं बोला सोम सेठी जी 3 मुख्यमंत्रियों के साथ आपने काम किया, पहला भजनलाल, दूसरे बंसीलाल जी, और तीसरे चौटाला। तो तीनों का अंतर चाहता हूँ मैं, मेरी समझ में आ जाए। उन्होंने बोला मैं पत्रकार वाला 36 तरह के दिमाग में आवे। उन्होंने बोला भी मेरी कभी भजनलाल ने तो कभी ये नहीं कहा कितने पैसे चाहिए, वो इतना ही कहा इतने पैसे चाहिए। मैंने क्या कमाया खाया कोई हिसाब किताब नहीं था। उन्होंने क्या करता फलानी जगह भाई वो भेज देना, वहाँ धवन को दे आना। और जो बंसीलाल के यहाँ, मैं बंसीलाल से तो मुख्यमंत्री के रूप में कभी मिला ही नहीं उससे। अच्छा। मैं तो सुरेंद्र से मिलता था बस। और जो फिक्स था वो आखिर तक फिक्स था बस। और चौटाला का क्या है भाई, बोला चौटाला कदे बापू पैसे बढ़ा दे, कभी बेटा बढ़ा दे। बोला ये हम तो मजदूरी कर रहे हैं, कमाओ हो रहे हैं, ये उसका आखिरी पड़ा। तो ये स्टाइल थी उनकी। तो मैं बोला भाई अच्छा। मैं बोला भाई चौटाला साहब ने जैसे कंट्रोल किया बजरी खानों को, सारे जो बजरी खाने वाले वो चलती थी ना उनकी मोटर, क्या कहते हैं उसको, तोड़ने वाली, पत्थर तोड़ने वाली, क्रेशर। सारे क्रेशर पर कब्जा कर लिया। उन्होंने कहा भी तुम बताओ कितना कमाते हो साल में, इतने हिस्सा ले लो, सारा बजरी हमारे तय स्थान पर डालो। और वहाँ से दिल्ली में वो डबल रेट कर दिया अगले दिन। और दिल्ली को रॉ मटेरियल चाहिए, और बिल्डिंग भवन नया जो दिल्ली की तरक्की है वो सब में चाहिए। तो मजबूरी में उस समय रेट देने पड़े लोगों को। और वो बजरी खाने वाले ने सोचे वो पहले खाते कमाते थे वो ख़त्म हो गए क्या, क्योंकि उनका फिक्स हो गया। अब कितने साल रहे चौधरी बंसीलाल के? मैं 12 साल। 12 साल रहा मैं। वनवासी था आपका 12 साल का? हाँ नहीं बनवास तो नहीं था, सम्मान तो देखो एहसास होने लगता आदमी। चौधरी बंसीलाल के साथ रहना कोई हंसी खेल तो है नहीं? नहीं वो फिर जब घर के मेंबर बन गए तो हंसी खेल ही था। हम भी परिवार में शामिल हो गए, हमें ये कभी नहीं लगा। अच्छा, चौधरी बंसीलाल के परिवार में वो जैसे सुरेंद्र भी थे, सरोज भी थी, वो सबसे ज़्यादा रिगार्ड किसका करते थे? देखो हर एक माँ बाप अपने बच्चे का सबका रिगार्ड करते हैं। एक बार सरोज ने मेरे से कहा, अब बाबूजी से पूछो, अब सुरेंद्र चढ़ा रखा राजनीति में, आप रणबीर महेंद्रा को भी कहो। तो मेरे डर रहता था, सुरेंद्र बाहर चला गया, 4 दिन माँ होगा। और एक दिन बाबूजी मैं इकल्ले बैठे कोठी में, मैंने बाबूजी जिक्र करा, बाबूजी एक चीज़ तो मुझे बताना। मैं बोला क्या? मैं कहा आपने अपना पॉलिटिकल उतरा तो सुरेंद्र को नियुक्त कर दिया, लेकिन आप ये महसूस तो करते होगे कहीं ना कहीं रणबीर महेंद्रा भी चाहता है कुछ अपनी जगह। बोला भाई ऐसा है, रणबीर महेंद्रा ने जो मांगा मैंने इसको दे दिया। उसने क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष तक बना दिया, सेक्रेटरी रखा 10 साल। अब वो बार काउंसिल का मेंबर बनना चाहे वो बनवा दिया। अब मैं उसको कुछ देने की स्थिति में नहीं हूँ। पॉलिटिकल तो मेरा उत्तराधिकारी सुरेंद्र ही रहेगा, अब जिसके साथ 20 साल लगा दिए मैं बीच में छोड़ के कहाँ जाऊँ। अच्छा। मैंने सरोज बहन जी को बताया कि भाई बाबूजी तो इस पक्ष में नहीं है, वो अब रणबीर महेंद्रा को दें, रणबीर महेंद्रा अपना रास्ता चुन ले कोई और बढ़िया इसके पॉलिटिक्स के अलावा। तो रणबीर महेंद्रा ने भी ये महसूस किया कि भाई जो है नहीं पड़ेगा। खैर वो नाराज़ भी रहे, बड़े बड़े घरों में ये होता है। अब जब बच्चे नाराज होते, बच्चों के अधिकार तो मिला ही हुआ, रूस जा रूस कहे जी, रूसने का अधिकार तो अधिकार है, तो वो था। उसके बाद जो है सुरेंद्र को पसंद करते थे। सुरेंद्र में एक खासियत थी जो सुरेंद्र और किसी में नहीं मिल सकती,
और कपड़े पड़वाने का सारा काम सुरेंद्र करता था पब्लिक के बीच। कैसे? सुबह से शाम तक मिलता था लोगों से। बंसीलाल जी का सीधा संबंध तो कभी रहा नहीं। वो तो दिल्ली से आए, पूछ लिया क्या हाल है, फलाने होया हो जी, उनका मातम पोसी भी जाना है जी, वहाँ उनके शादी ब्याह में जाना है। बहुत कम लोगों के जाते थे, लेकिन जाते थे। इलाके में जाना पड़ता है, पॉलिटिकल ये मजबूरी होती है नेता की। अगर अपने इलाके के खास आदमियों को अगर समय समय पे आप नहीं जाओगे उनके सुख दुख में, तो फिर वो आदमी ढीले पड़ जाते हैं, छोड़ देते हैं साथ। अच्छा, जैसे बाकी चीफ मिनिस्टर थे, जैसे चौटाला साहब का नाम सामने आते ही चौबे बंसीलाल का क्या रिएक्शन होता था? कभी बातें होती थी इस प्रकार की? नहीं, वो ऐसी बात कभी हुई नहीं। कारण कहता कि कोई ऐसा मौका ही नहीं आया। पर चीफ मिनिस्टर जब बने थे तो उनका ये इंप्रेशन था पैसे बहुत खाता है, तो बंसीलाल जी कहते थे। बोला मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, बल्कि मैंने एक जो चौटाला साहब से पूछा था ये, पता नहीं उनको भी याद है कि नहीं। मैंने कहा चौटाला साहब एक चीज़ बताओ मेरे को, अब देवलाल ने आपको देश की राजनीति में खड़ा कर दिया, डिप्टी पीएम हो गए, किसानों के सबसे बड़े नेताओं में से एक थे। ये टिके तो बाद में आए, देवीलाल तो अपना नाम कमा गया था। आप वो स्थापित क्यों नहीं कर पाए जिस ऊंचाई पे चढ़े थे, उससे गिरते 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 थे। आज तो हालत ये हो रही है कि आप एक इलाके के लीडर हो गए, एक कॉन्स्टिट्यूंसी के लीडर हो गए, और जिसने पूरे किसानों पर राज किया हो वो किसानों का नेता क्यों नहीं बन सका। खैर उसने हंस के टाल दिया, पर उसने जवाब नहीं दिया। पॉलिटिकल आदमी जब फंसता है तो दो ही चीज़ कहता है, तो नाराज़ हो जाएगा, हंस के टाल देगा। पत्रकारों को टिरकाने का यही तरीका है। तो वो हमें भी जवाब मिला। लेकिन ये था ओम प्रकाश चौटाला और उसकी फैमिली को पैसों से बहुत मोह रहा, उसका उन्हें नुकसान हुआ है आज के दिन। क्योंकि जब भी देखोगे इसके परिवार में ऐसा लगता है जैसे चुंबक की तरह पैसे खींचने की इनमें आदत है। आपको याद होगा जब ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे, एक आपको याद हो शायद नाम डॉक्टर साहब, वो था वो तोमर डीटीपी था, यस तोमर। वो ये घूमता था फैक्ट्री में, चला गया, अब ये तेरे में ये हिस्से में इतना आया, चौटाला साहब को पहुंचा। अच्छा, ऐसा माहौल? ऐसी उगाही करी इन्होंने, जिसके साथ भी करे। आप सोनीपत चले जाओ, सोनीपत सेठ था, उसके 3-4 कोठियाँ थी। ये गया कि और फिर इन्हें पता लगे कोठियाँ 4, ने बोला सेठ को लाओ। सेठ कूदता हुआ गया, उन्होंने कहा सेठ जी, हाँ बोलो जी। नोला भी सेठ जी आपकी कोठियाँ देखी, बड़ी अच्छी बनी है, बहुत सुंदर है। नोला जी मैं 3 लड़के थे, तीनों की बना दी। बोला ऐसा है कि सरकार में भी साझा कर ले। सरकार में साझा का मतलब पैसे दो। तो उसके जो पैसे लगाए, 25 लाख लगाए, 50 लाख लगाए, ये तो वो जाने लगा दिए मतलब उसके जुम्मे। और उस सेठ ने बोला मैं कभी नहीं जाऊंगा। ये जो नेता की हालत हो जाती है, सुनी सुनाई बात भी हो सके लेकिन सच भी है लगता है। मैं इसको सच्चाई के करीब मानता हूँ, कोई मैं ऐसा नहीं मानता। क्योंकि चौटाला साहब के साथ जो उस समय राजकाज चल रहा था, वैसे अफसर आगे आ गए, तो उन अफसरों के आगे आने का रिजल्ट ये निकला कि फिर चौटाला साहब की पॉपुलरिटी नहीं रही। और फिर आखिर देखो, मैं जब चुनाव में ये हारे हैं, डॉक्टर साहब इस बारे में सबूत देंगे, और जब हारे हैं तो जब इन्होंने एमएलए को छूट दे दी कमाई की, एमएलए आखिरी दिनों में छूट दी, बोले आखिर चुनाव का टाइम है, बन जो पैसे कमाओ तो नहीं कमा सकते, और बापू बेटा लूट खा गए। ये आम धारणा थी एमएलए में। हाँ, हो सकता मेरी इस कड़क बात का उनको बुरा लगे, आपने गालियाँ दे होंगे, फिर गाली दे देंगे, कुछ नहीं। पर मैं जो कह रहा हूँ सच्चाई से झूठ नहीं कह रहा, मैं एलिगेशन ऐसा नहीं लगा रहा झूठ। तो उसका रिजल्ट ये निकला कि वो चौटाला फैमिली जो इतनी ऊंचाई पे पहुंची थी, अभी तक संभल नहीं पाई है। मेन लड़ाई जगदीश नेहरा कहता था, जगदीश नेहरा इनका विरोधी था, वहाँ कई चुनाव इनके खिलाफ लोग लड़े, हारे भी। जब मैं बोला जगदीश नेहरा जी, मैं कहा नेहरा जी ये बताओ, बड़ा सज्जन आदमी थे, डेथ होगी, उसके पहले लड़के की डेथ होगी, उससे समय में उसकी भी होगी। मैं कहा जी वो ये लड़ाई क्या है? बोला भाई जाटों में जब तक गोली बंदूक नहीं चले, पैसे के हिस्से बंटवारा नहीं होता। इनके गोली नहीं चली है, ये कसर रह रही है। बोलो ये उसकी आशा ये थी अब गोली भी चल सके, पर शुक्र ये नहीं चली, ईश्वर ने इन पर दया कर दी। अच्छा,